हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज एक्सप्लेन, जहां आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द सीरीज के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे द विचर वेब सीरीज की एंड आई होप आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोस को पहले देख लें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि सन 1263 में सीरी ब्रोकिलॉन नाम के जंगल की तरफ चली जा रही थी और उसके पीछे डारा भी वहां जाता है, पर उसे कोई तीर मार देता है जिससे डारा घायल हो जाता है। खैर, अब बात करते हैं इससे आगे की स्टोरी की, यानी एपिसोड 4 की, जो है ऑफ बैंक्वेट्स, बास्टर्ड्स एंड बरियल्स। तो एपिसोड शुरू होता है सन 1249 में गैरल्ट की टाइमलाइन से, जहां गैरल्ट की टाइमलाइन में 6 साल और बीत चुके हैं। हम यहां देखते हैं कि एक आदमी सभी लोगों से बताता है कि एक मॉन्स्टर ने गैरल्ट को खा लिया, पर अगले ही पल हम गैरल्ट को वहां आते देखते हैं जो काफी गंदा दिख रहा था। पता चलता है कि वो उस मॉन्स्टर को मार के वहां आया था। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जैस्कियर की कहानियां गैरल्ट के लिए अच्छी साबित हो रही थी, जिससे गैरल्ट को इंसान पसंद करने लगे थे और गैरल्ट को काफी अच्छी बाउंटीज भी मिल रही थी। सीन चेंज होकर जैस्कियर पर फोकस करता है, जो गैरल्ट को अपने साथ आने के लिए मना रहा था। यहाँ जैस्कियर का कहना था कि सिंट्रा की रानी क्वीन केलांथे की बेटी पेवेटा का स्वयंवर है और वो वहाँ जाना चाहता है। जैस्कियर कहता है कि वहाँ पर उसके बहुत सी औरतों के साथ चक्कर था और वहाँ जाने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, और अब वो चाहता है कि गैरल्ट उसके साथ चले ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। गैरल्ट मान जाता है और ये दोनों सेरेमनी अटेंड करने पहुंच जाते हैं। खैर, यहाँ हम देखते हैं कि क्वीन केलांथे एक बहुत ही अच्छी वॉरियर हैं, जो हाल ही में युद्ध से वापस लौटी थी। वो पूरी खून से भी सनी हुई थी और वो सभी को अपनी जीत की कहानी बता रही थी। इसके बाद हम यहाँ पेवेटा को भी देखते हैं, जो अपने स्वयंवर से खुश नहीं थी बिकॉज उसे कोई और पसंद था। खैर, अब यहाँ गैरल्ट नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता चले, पर इवेंचुअली जादूगर माउस सैक गैरल्ट का नाम जोर से लेता है, जिससे सभी को गैरल्ट के बारे में पता चल जाता है। क्वीन केलांथे भी गैरल्ट को अपनी साइड में बैठा लेती हैं और स्वयंवर शुरू हो जाता है। नाउ यहाँ सीन चेंज होकर सीरी की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहाँ ईयर 1263 है। हमें पता चलता है कि सीरी ब्रोकिलॉन के जंगलों में थी, जहाँ उसे ड्रायड्स मिलते हैं। यहाँ ड्रायड्स भी एक तरीके की स्पीशीज है जो जंगलों में रहती है। ड्रायड्स सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं और ये नेचर के काफी करीब होते हैं। इनके पास भी मैजिकल पावर्स होती हैं और ये लोगों के जख्मों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ड्रायड्स या तो किसी दूसरी स्पीशीज से सेक्सुअल कांटेक्ट करके पैदा होती हैं, या फिर इस जंगल का पानी पीकर भी कोई ड्रायड बन सकता है। खैर, सीरी को ये नहीं पता था कि वो इस जंगल में कैसे पहुंची, और वो यहाँ डारा को भी देखती है, जो तीर लगने के कारण जख्मी हो गया था। पर कुछ ड्रायड्स डारा के जख्मों को ठीक कर देती हैं और तभी यहाँ ड्रायड्स की क्वीन एफिनी आती हैं। क्वीन का कहना था कि सीरी और डारा को इस जंगल का पानी पीना होगा, और अगर उनके मन में जंगल के लिए कोई बुरी भावना होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। क्वीन ये भी बताती हैं कि पानी पीने के बाद वो अपने पास्ट को भूल जाएंगे, और हम यहाँ समझ पाते हैं कि सीरी और डारा अगर वो पानी पीते हैं तो दोनों ड्रायड्स बन जाएंगे, और मे बी ये लोग डारा को रिप्रोडक्शन के लिए रख लेंगे। एनीवेज, थोड़ी ही देर में सीरी डारा को अपनी असलियत बताती है कि वो क्वीन केलांथे की पोती है, जिससे डारा चौंक जाता है और बताता है कि क्वीन केलांथे ने उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया जस्ट बिकॉज वो एल्व्स थे, और अब डारा सीरी पर थोड़ा सा नाराज भी था। खैर, वापस आते हैं गैरल्ट की टाइमलाइन में, जहाँ पेवेटा का स्वयंवर शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम निल्फगार्ड के प्रिंस लॉर्ड पेरिग्रिन को देखते हैं, जो प्रिंसेस का हाथ मांगने आते हैं, पर वहां मौजूद सभी लोग उस पर हंसते हैं और क्वीन केलांथे भी इस रिश्ते से इनकार कर देती हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये साल 1249 है। यहाँ निल्फगार्ड एक कमजोर रियासत है, बट 1263 आने तक निल्फगार्ड काफी खतरनाक रियासत बन जाएगा और सिंट्रा को तबाह कर देगा। एनीवेज, अब चलते हैं 1240 में येनिफर की टाइमलाइन में, जहाँ येनिफर एड्रिन किंगडम को 30 साल से सर्व कर रही है। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि येनिफर थोड़ी सी भी बूढ़ी नहीं हुई थी और वो एकदम यंग दिख रही थी, जिसका कारण जादू हो सकता है। खैर, वो क्वीन कैलिस के साथ कहीं जा रही थी, जहां क्वीन कैलिस येनिफर को बताती हैं कि उन्हें अभी तक एक भी बेटा नहीं हुआ है
और वो हर बार लड़कियों को ही जन्म दे रही हैं, जिससे राजा बहुत ही नाखुश है। वो येनिफर से कहती है कि तुम जैसी हो लोग तुम्हारी वैसी ही इज्जत करते हैं। और हम इस सब से समझ पाते हैं कि लोग क्वीन कैलिस से सिर्फ एक बेटे की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और इसके अलावा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ ये दोनों बात कर ही रही होती हैं और तभी अचानक से इनके काफिले पर कोई हमला कर देता है। पता चलता है कि वो असैसिन एक जादूगर है जो क्वीन कैलिस को मारने आया था। उस जादूगर के पास एक क्रिलैक नाम का मॉन्स्टर भी था जो एक जायंट स्पाइडर की तरह दिख रहा था। नाउ ये जादूगर काफी पावरफुल भी था, बट येनिफर भी अपनी जादू का इस्तेमाल कर एक पोर्टल बनाती है जहां से वो क्वीन कैलिस और उनकी छोटी बच्ची को लेकर वहां से कहीं दूसरी जगह पहुंच जाती है। यहाँ येनिफर क्वीन कैलिस से कहती है कि क्वीन को खुद उनके हस्बैंड यानी राजा मरवाना चाहता है, बिकॉज क्वीन कैलिस ने अभी तक किसी लड़के को जन्म नहीं दिया था। ये दोनों बात कर ही रही होती हैं और तभी वो जादूगर भी अपने मॉन्स्टर के साथ वहां आ जाता है। उसे देख येनिफर फिर से एक पोर्टल बना दूसरी जगह चली जाती है और वो क्वीन के जेवर चेक करने लगती है। येनिफर क्वीन से पूछती है कि क्या राजा ने उसे कोई तोहफा दिया है, बिकॉज मे बी उसमें किसी तरह का ट्रैकर हो जिसकी मदद से वो जादूगर उन्हें ढूंढ पा रहा है। पर इतने में ही वो जादूगर वहां फिर से आ जाता है और येनिफर किसी तरह फिर से एक पोर्टल बनाकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। पहुंचने पर क्वीन कैलिस अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती हैं जिसमें शायद ट्रैकर था। क्वीन कैलिस मरना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो येनिफर को बुरा भला बोलने लगती हैं, जिससे येनिफर को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से पोर्टल बना के अकेले ही कहीं चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कातिल जादूगर फिर से क्वीन कैलिस के पास आता है और वो उसे मार देता है। और इससे पहले कि वो जादूगर क्वीन की बच्ची को भी मारता, येनिफर वहां दोबारा आती है बिकॉज वो सोचती है कि क्वीन कैलिस की छोटी सी बेटी का इन सब में कोई कसूर नहीं था। येनिफर तो सिर्फ क्वीन कैलिस पर गुस्सा थी, ना कि उनकी बेटी पर। येनिफर उस बच्ची को वहां से उठाती है और पोर्टल बना के एक दूसरी जगह जाती है, पर इसी बीच वो जादूगर अपना एक चाकू निकाल उस बच्ची की तरफ फेंकता है, जिससे वो छोटी बच्ची भी मारी जाती है। येनिफर टेलीपोर्ट तो कर लेती है, पर वो देखती है कि वो बच्ची अब मर चुकी थी। वो अपने जादू की मदद से उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब होती है। इसके बाद येनिफर उदास हो जाती है और वो उस बच्ची से कहती है कि अच्छा हुआ तुम मर गई, इस बेकार सी दुनिया में पैदा होने का कोई फायदा नहीं। वो उस बच्ची को वहीं दफना देती है और डिसाइड करती है कि अब वो किसी को भी सर्व नहीं करेगी। नाउ सीन चेंज होकर गैरेल्ट की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहां पेवेटा के स्वयंवर में लॉर्ड अर्कियन ऑफ एरेनवॉल्ड या फिर डूनी वहां आते हैं, जो प्रिंसेस पेवेटा का हाथ मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रिंसेस से शादी करनी है। यहाँ हम पेवेटा के एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि वो डूनी को पहले से जानती है और शायद वो उससे प्यार भी करती है। पता चलता है कि डूनी पर किसी तरीके का श्राप था, बिकॉज उसका फेस एक एनिमल की तरह था। ये सब देख क्वीन कैलांथे गैरल्ट से डूनी को मारने को कहती हैं, पर गैरल्ट ऐसा नहीं करता है। वो कहता है कि डूनी कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो तो बस एक शापित इंसान है। खैर, डूनी क्वीन कैलांथे से कहता है कि पेवेटा पर उसका अधिकार है, जिसका रीजन वो लॉ ऑफ सरप्राइज बताता है। नाउ लॉ ऑफ सरप्राइज एक तरीके का गिफ्ट होता है जो किसी की जान बचाने पर क्लेम किया जा सकता है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है तो बदले में दूसरा इंसान लॉ ऑफ सरप्राइज एज अ गिफ्ट उस इंसान को दे सकता है। यानी जान बचाने वाले इंसान को इनाम में वो चीज मिलेगी जिसके बारे में ना तो वो जानता है और ना ही वो इंसान जिसकी जान बचाई गई है। मतलब एक ऐसा गिफ्ट जो ना तो देने वाले को पता है और ना ही लेने वाले को। डूनी का कहना था कि उसे बचपन में किसी ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो ऐसा दिखता है, और एक बार उसने क्वीन कैलांथे की हस्बैंड किंग रॉगनर की जान बचाई थी, जिसके बदले में उसने लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा था। उस समय क्वीन कैलांथे के हस्बैंड को नहीं पता था कि क्वीन प्रेग्नेंट है। घर जाके जब उन्हें पता चलता है कि कैलांथे प्रेग्नेंट है, तो पेवेटा ही वो तोहफा बन गई जो लॉ ऑफ सरप्राइज से मांगा गया था। बट जब डूनी को ये पता चलता है कि उसे गिफ्ट में एक बच्ची मिलेगी, तो उसने उसे लेने से इनकार कर दिया।
बट बाद में उसकी पेवेटा से अपने आप मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया। इस बात को पेवेटा भी कंफर्म करती है कि वो डूनी से प्यार करती है। अब यहाँ क्वीन केल्लांथे को डूनी पसंद नहीं था और वो उसे मारने का ऑर्डर देती है, बट गेराल्ट डूनी को बचा लेता है और क्वीन केल्लांथे के होने वाले हस्बैंड ईस्ट भी डूनी की साइड हो जाते हैं। जी हाँ, इससे पता चलता है कि क्वीन के पहले हस्बैंड शायद मर चुके हैं। खैर, ईस्ट का कहना था कि उन्हें लॉ ऑफ सरप्राइज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इस जादुई दुनिया में हर चीज जादुई है और लॉ ऑफ सरप्राइज भी जादुई है और उसे कोई भी बदल नहीं सकता। बिकॉज ये बात हमें भी पता है कि जब ड्यूनी को पता चलता है कि उसे गिफ्ट में एक छोटी बच्ची मिलेगी तो उसने उसे लेने से इनकार कर दिया था। बट लॉ ऑफ सरप्राइज की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों आपस में बंध गए और वो ही उनकी डेस्टिनी बन गई, जिसके बाद वो दोनों मिले और उन्हें प्यार हुआ। खैर, इन सब बातों को सुन ऐसा लगता है कि क्वीन केल्लांथे इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी क्योंकि वो ड्यूनी को गले मिलने के लिए अपने पास बुलाती हैं। पर तभी वो अपने पास से एक खंजर निकालती हैं और ड्यूनी पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। पर इतने में ही पेवेटा बहुत जोर से चीखती है और ये चीख इतनी भयानक होती है कि यहाँ मौजूद हर चीज हिलने लगती है। आसपास खड़े लोग उड़कर दूर गिर जाते हैं और सभी चीजें टूटने लगती हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि पेवेटा के पास भी जादुई शक्तियां हैं और इसी वजह से पेवेटा की बेटी सीरी के पास भी वो पावर्स हैं, बिकॉज हमने सेम चीज एपिसोड 1 में भी देखी थी। खैर, हम देखते हैं कि ड्यूनी और पेवेटा हवा में उड़ रहे थे और पूरा महल पेवेटा की शक्तियों से हिल रहा था। गेरल्ट और जादूगर माउसेक अपनी पूरी शक्ति पेवेटा के जादू को रोकने में लगा देते हैं और फाइनली वो पेवेटा को काबू में कर पाते हैं। यहाँ क्वीन केल्लांथे काफी शॉक्ड दिख रही थी और उन्हें समझ आ गया था कि कोई भी डेस्टिनी को बदल नहीं सकता। वो ड्यूनी और पेवेटा के रिश्ते को अपना लेती हैं और फाइनली ड्यूनी और पेवेटा की शादी होती है और ये दोनों किस करते हैं और किस करते ही ड्यूनी का श्राप खत्म हो जाता है और उसकी शक्ल फिर से इंसानों जैसी हो जाती है। पता चलता है कि क्योंकि इन लोगों ने लॉ ऑफ सरप्राइज को इज्जत दी और ये किस्मत के आगे झुक गए तो इसी कारण से ड्यूनी का श्राप फिर से खत्म हो गया। इसी मौके में ईस्ट भी क्वीन केल्लांथे को प्रपोज करते हैं और केल्लांथे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो भी इसके लिए राजी हैं और यहाँ से ईस्ट की शादी केल्लांथे से हुई थी। खैर, ड्यूनी गेराल्ट से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई और मेरा साथ दिया तो तुम बदले में मेरे से कुछ भी मांग सकते हो। गेरल्ट कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, पर ड्यूनी के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर गेरल्ट उससे लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लेता है। इसे सुन क्वीन केल्लांथे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ना यहाँ क्वीन केल्लांथे के एक्सप्रेशन से हमें साफ पता चल रहा था कि क्वीन को लॉ ऑफ सरप्राइज में पूरा भरोसा हो गया था और वो गेरल्ट से कहती हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। वो पूछती हैं कि तुमने लॉ ऑफ सरप्राइज ही क्यों मांगा, जिसके जवाब में गेरल्ट कहता है कि मुझे इन सब में यकीन नहीं है और मैं वैसे भी सिंट्रा वापस नहीं आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि पेवेटा उल्टी करती है और पता चलता है कि पेवेटा प्रेग्नेंट है, यानी पेवेटा का बच्चा ही वो गिफ्ट है जो गेरल्ट को मिलेगा, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता था कि पेवेटा प्रेग्नेंट थी। यहाँ पेवेटा का बच्चा और कोई नहीं बल्कि सीरी है और अब सीरी और गेरल्ट आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सीरी और गेरल्ट मिलेंगे जरूर। तो ये थी पास्ट की कहानी, जहां हमें पता चलता है कि आखिर कैसे सीरी और गेरल्ट डेस्टिनी के थ्रू कनेक्टेड हैं। खैर, वापस चलते हैं प्रेजेंट की टाइमलाइन में, जहां सिंट्रा तबाह हो चुका है। एंड कीप इन माइंड कि अब तक की कहानी पास्ट यानी 1249 की थी। हम इस कब्जे हुए सिंट्रा में फ्रिंजुला को भी देखते हैं जो निल्फगार्ड को सर्व कर रही थी। ये वाली फ्रिंजुला पूरी तरह से चेंज होकर इविल बन चुकी है और वो ब्लड मैजिक करती है जो कि फॉरबिडन है। फ्रिंजुला यहाँ कुछ ब्लड मैजिक के जरिए सीरी के पोजीशन का पता लगा लेती है और ये लोग जादूगर माउसेक को भी ढूंढ कर पकड़ लेते हैं। नाउ चलते हैं 1263 में सीरी की टाइमलाइन में, जहां हमें पता चलता है कि डारा ने ब्रोकेलॉन के जंगलों का पानी पी लिया था और जब सीरी उस पानी को पीती है तब उस पर उस पानी का कोई असर नहीं होता। यहाँ क्वीन एथनी सीरी को शेनक्यान के पास ले जाती हैं जो एक पेड़ है। सीरी डायरेक्टली उस पेड़ का पानी पीती है जिससे उसे एक विजन आता है जिसमें उसके चारों तरफ रेगिस्तान होता है और बीचों बीच वही शेनक्यान नाम का पेड़ होता है जो सीरी से पूछता है कि तुम कौन हो।
एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। नाउ इससे पहले कि आप वीडियो को बंद करें, मैं आपको लास्ट सीन समझाना चाहूंगा। हमने देखा कि सीरी पर ब्रोकिलोन के पानी का कोई असर नहीं होता, वो कुछ भी नहीं भूलती, एंड दिस इज मे बी बिकॉज वो किस्मत के थ्रू गेरल्ट से कनेक्टेड है और उसकी डेस्टिनी की वजह से ही उस पर कुछ असर नहीं हुआ। बाद में वो शेनकेन पेड़ का पानी भी पीती है, बट उसे विजन में वो पेड़ पूछता है कि वो कौन है। इससे हम समझ सकते हैं कि सीरी उस पेड़ का पानी पी के भी कुछ नहीं भूली है, बिकॉज उसकी डेस्टिनी तो गेरल्ट है, जो लॉ ऑफ सरप्राइज की पावर है और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। अब इसके आगे की स्टोरी हमें एपिसोड 5 में ही पता चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।